नमस्कार, आप सबका स्वागत है अली बशीर शो में और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इब्ने सफ़ी के लिखे उपन्यास दिलेर मुजरिम को। आज मैं आपको इस उपन्यास का 7वां अध्याय सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है भयानक घटना। अगर आपने पहले के अध्यायों को नहीं सुना है तो उन्हें जरूर सुन ले, ताकि आप इस उपन्यास को ठीक से समझ सके और इसका अच्छी तरह से आनंद ले सके। तो लीजिए, पेश है अध्याय 7, भयानक घटना। शाम का अखबार बाजार में आते ही सारे शहर में सनसनी फैल गई। अखबार वाले गली कूचों में चीखते फिर रहे थे, इंस्पेक्टर फरीदी का कत्ल, एक हफ्ते के अंदर अंदर शहर में 3 कत्ल, शाम की ताजा खबर, शाम की ताजा खबर। अखबार में इस घटना का ब्यौरा कुछ इस तरह दिया गया था। आज 2 बजे इंस्पेक्टर फरीदी की कार पुलिस अस्पताल के कंपाउंड में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर फरीदी कार से उतरते वक्त लड़खड़ा कर गिर पड़े। किसी ने उनके दाएं बाजू और बाएं कंधे को गोलियों का निशाना बना दिया था। फौरन ही डॉक्टरी मदद पहुंचाई गई, लेकिन फरीदी साहब बच न सके। 3 घंटे मौत और जिंदगी की कश्मकश से जूझने के बाद हमेशा हमेशा के लिए फरीदी साहब रुखसत हो गए। यकीनन ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इंस्पेक्टर फरीदी शायद सविता देवी के कत्ल के सिलसिले में छानबीन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसकी खबर किसी को नहीं दी थी। चीफ इंस्पेक्टर साहब को भी इस बात का पता नहीं कि उन्होंने जासूसी का कौन सा तरीका अपनाया था। अभी तक कोई नहीं बता सकता कि इंस्पेक्टर फरीदी आज सुबह कहां गए थे, लेकिन उनके कार पर जमी हुई धूल और पहियों की हालत बताती है कि उन्होंने काफी लंबा सफर तय किया था। इंस्पेक्टर फरीदी की उम्र 30 साल थी। वो कुंवारे थे। उन्होंने 2 बंगले और एक बड़ी जायदाद छोड़ी है। उनके किसी वारिस का पता नहीं चल सका। ये खबर आग की तरह सारे शहर में फैल गई। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में हलचल मची हुई थी। इंस्पेक्टर फरीदी के दोस्तों ने लाश हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लाश देखने तक की इजाजत ना दी गई। और कई खबरों से मालूम हुआ कि पोस्टमार्टम करने पर 5 या 6 जख्म पाए गए थे। यह सब कुछ हो रहा था, लेकिन सार्जेंट हमीद ना जाने क्यों चुप था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इंस्पेक्टर फरीदी राजरूप नगर गया था, लेकिन उसने इसकी कोई खबर चीफ इंस्पेक्टर को ना दी। वो पुलिस और खुफिया पुलिस की भागदौड़ देख रहा था। दूसरे जासूसों और बहुत सारे लोगों ने उससे पूछा, लेकिन उसने एक को भी ठीक ढंग का जवाब नहीं दिया। किसी से कहता कि उन्होंने मुझे अपना प्रोग्राम नहीं बताया था। किसी से कहता उन्होंने मुझसे ये तक तो बताया नहीं था कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी है। फिर जासूसी का प्रोग्राम क्या बताते। किसी को ये जवाब देता कि वो अपनी स्कीमों में किसी से ना राय लेते थे और ना मिलकर काम करते थे। लगभग 10 बजे रात को एक नेपाली चोरों की तरह छिपता छिपाता सार्जेंट हमीद के घर से निकला। बड़ी देर तक यूं ही सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। फिर एक घटिया से शराब खाने में घुस गया। जब वो वहां से निकला तो उसके पैर बुरी तरह डगमगा रहे थे। आंखों से मालूम होता था जैसे वो बहुत पी गया हो। वो लड़खड़ाता हुआ टैक्सियों की तरफ चल पड़ा। भाई साहब, हमें दूर जाना मांगता है, उसने एक टैक्सी ड्राइवर से कहा। साहब, हमें फुर्सत नहीं, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। ओ बाबा, पैसा देगा पैसा, उसने जेब में हाथ डालकर पर्स निकालते हुए कहा। नहीं नहीं साहब, मुझे फुर्सत नहीं, टैक्सी ड्राइवर ने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा। अरे ओ हमारा बाप, तुम भी साला क्या याद करेगा। उसने 50-50 के 2 नोट उसके हाथ पर रखते हुए कहा। अब चलेगा हमारा बाप। बैठिए, कहाँ चलना है, टैक्सी ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। जाओ, हम नहीं जाना मांगता, हम तुमको 100 रुपये भेज दिया, उसने रूठ कर जमीन पर बैठते हुए कहा। अरे नहीं साहब, उठिए, चलिए, जहां आप कहे आपको पहुंचा दूं, चाहे जहन्नुम में ही क्यों ना हो। टैक्सी ड्राइवर ने उसके नशे की हालत से लुत्फ उठाते हुए हंसकर कहा। जहन्नुम ले चलेगा, नेपाली ने उठकर कहा। तुम बड़ा अच्छा है, तुम हमारा बाप है, तुम हमारा भाई है, तुम हमारा माँ है, तुम हमारा बीवी है, तुम हमारा बीवी का शाला है, तुम हमारा क्या है साहब, हम तुम्हारा सब कुछ है, बोलो कहां चलेगा। टैक्सी ड्राइवर ने उसका हाथ अपनी गर्दन से हटाकर हंसते हुए कहा। जिधर हम बतलाना मांगता, शाला तुम नहीं जानता कि हम बड़ा लोग हैं, हम तुमको और बख्शीश देगा, महोदय नेपाली ने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। सीधा चलो। दूसरे मोड़ पर पहुंचकर टैक्सी राजरूप नगर की तरफ जा रही थी। तो दोस्तों, ये था इस उपन्यास का 7वां अध्याय, जिसमें
इंस्पेक्टर फरीदी का कत्ल हो गया है। तो किसने किया इंस्पेक्टर फरीदी का कत्ल और अब कैसे पता चलेगा असली कातिल का, यह हमें मालूम चलेगा आगे के अध्यायों में। तो आगे भी कहानी सुनने के लिए द अलीफ बशीर शो को सब्सक्राइब कर लीजिए।